निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। साथियों, आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार जी, जो कि अखिल भारतीय उत्थान परिषद बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह जो दुसाधों की समस्या है आपकी संस्था किस तरह उस समस्याओं को सॉर्ट आउट करती है, और अभी तक जो समस्या दुसाधों की लगातार होते जा रही है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, पूरे देश में हो, उसको किस तरह से आप देखते हैं। खासकर बिहार की बात करें तो जिस तरह से दुसाध उत्थान की बात आपने कही है, आपकी संस्था का नाम है, क्या कुछ उत्थान के लिए आप कर रहे हैं सर? पहले तो ये बताइए सर कि दुसाधों की समस्या क्या है। नमस्कार रविंदर जी। पहले तो मैं बता दूं, जो हमारी संस्था है अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद, यह दुसाधों के उत्थान के लिए या दुसाधों की कहिए परिचय के लिए बहुत पुरानी संस्था है। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन 1976 में दिल्ली में हुआ था, और तब से यह संस्था लगातार हमारे पासवान भाइयों के, दुसाध समाज के लोगों के उत्थान के लिए जब भरसक हर संभव प्रयास करते आ रही है। बाद में बहुत सारे संगठन इससे टूट करके बने, इससे अलग हो करके बने। तो इस तरह से आज माना जा रहा है करीब भारत में 167 के करीब संस्था काम दुसाधों के उत्थान के लिए, भलाई के लिए काम कर रही है। सभी संस्था का लक्ष्य एक ही है कि किस तरह से हमारे दुसाध भाइयों का के जीवन स्तर में, राजनीतिक सोच विचार में उत्थान हो, बढ़ोतरी हो, और हम लोग का लक्ष्य एक है, काम करने का तरीका अलग अलग है। सर, हम बिहार की बात करेंगे। हर स्टेट की समस्याएं अलग होती है। बिहार में किस तरह की समस्या दुसाधों के साथ हो रही है? देखिए, बिहार में भी जो हालिया जातीय जनगणना जो सरकार ने पब्लिश किया है, उसके अनुसार बिहार में साधुओं की कुल आबादी 65 लाख से अधिक है, जो कि करीब करीब कुल आबादी का 5.31% होता है। हालांकि हमारे संगठन के पास अपना आंकड़ा भी है। अब चूंकि हमारा संगठन हर जिले में, 38 जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, गाँव स्तर तक फैला हुआ है, तो इसके आधार पर हमारा संस्था का आकलन अपने जात के संबंध में है, जो इस आंकड़ों से कहीं अधिक प्रतीत होता है। उस हिसाब से हमारे समाज के हम दुसाधों की संख्या करीब 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना में हो सकता है कि त्रुटि हुई हो, या हमारा जो आकलन हो पूरा 100% सही नहीं हो। जहाँ तक इस समस्या की बात कह रहे हैं, तो देखिए, समस्या दुसाधों के प्रति नहीं है, समस्या तो समूचे पूरे अनुसूचित जाति के साथ है। लेकिन चूंकि हमारा जो संख्या है और सब जातियों की संख्या में अधिक है, इससे उभर कर सामने आता है, और यह पता लगता है कि दुसाध जाति पर जातिगत भेदभाव के मामले ज़्यादा हैं, इनसे ज़्यादा भेदभाव होता है। यह बात सही है कि जब से संविधान लागू हुआ है और अस्पृश्यता समाप्त हुई है और सब लोगों को एक समान अधिकार मिला है, लेकिन जो मानसिक ग्रंथि बनी हुई है आज से 3000 साल 5000 साल पहले से, जो लोगों ने एक ये बना दिया था, इनको हर तरह के सुविधा से वंचित करके, हर तरह के आरक्षण से, शिक्षा से, धन संपत्ति से आगे बढ़ने के हर तौर तरीकों को बंद कर दिया था। और आज जब 70 सालों में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जब हमारा समाज सबके साथ मिल करके कुछ अच्छाई प्राप्त करने लगा है, कुछ ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, तो अब लोगों को ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसी का नतीजा आप देख रहे हैं, तरह तरह के संघर्ष में, तरह तरह के नेताओं के बयान में, सुप्रीम कोर्ट के हालिया जजमेंट में, अनेक कानून में, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के संशोधन के प्रस्ताव में सामने उभर कर आ रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों कई आपराधिक घटना में जिस तरह से दुसाधों का मर्डर हो जाता है, मुखर होकर आवाज़ उठाने में उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, या फिर यहाँ के राजनेताओं की बात करें, तरह तरह के राजनेता अगर किसी तरह मुखर होकर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके मुंह बंद करने का भरसक प्रयास किया जाता है। इस तरह के जो राजनीतिक भी है, चाहे सामाजिक हो, उनकी आवाज़ को हमेशा दबाना चाहते हैं। अन्य कैसे हो पाएगी? देखिए, बात तो सही है कि हमारी संख्या अनुसूचित जाति में अधिक है, लेकिन हम अभी तक कुल मिलाकर 5% ही हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारी जाति जो है मार्शल जाति है, एक लड़ाकू कौम है, और इन्होंने कभी परिस्थिति से या कठिनाइयों से घबरा कर सरेंडर करना नहीं सीखा है, तो इन्होंने प्रतिरोध किया है। अब प्रतिरोध करने का ये पर्याय है कि आज दूसरी जातियाँ
के तुलना में इस पर अत्याचार ज़्यादा हुए हैं। यह हमारे जाति का एक लक्षण भी है, अंदर से कहिए, इसका नाम ही है दुस्साध्य, जिसको आसानी से साधा नहीं जा सके, जिसको आसानी से वश में नहीं किया सके। तो हमारे जाति के लोग यदि कहीं मुखर होते हैं, शब्द उठाते हैं, तो प्रोपेगेंडा करके, षड्यंत्र करके उन पर अत्याचार करना, उनको मारना, बहुत सारी घटना भी निकट भविष्य में सामने आई है और इसमें दुस्साध जाति की सबसे अधिक है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। तो ठीक है, अभी हमारा सेकंड फेज चल रहा है और सब कुछ समय के बाद हम भी मजबूत होंगे और हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और सरकार भी ऐसा बात नहीं कि सरकार चाहती है कि शांति व्यवस्था नहीं रहे, सब लोग मिलजुल कर नहीं रहें, सरकार यह चाहती है, परंतु स्वभाव के कारण और आगे बढ़ने के कारण और दूसरे लोगों को इसमें अस्वीकार्य होने के कारण हमारी जाति के प्रति आज अत्याचार और भेदभाव ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, एक सवाल और भी है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कहीं ना कहीं दुसाधों की अपेक्षा हो रही है और उनको बहुत सारा जो है टिकट वगैरह का भी जो बात होती है, अन्य अनुसूचित जाति में अन्य जातियों को टिकट का प्रावधान ज़्यादा कर दिया जाता है। अपने पार्टी में और भी कई ऊंचे पद है, उससे वंचित कर दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है कि उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं लोग? क्यों, आखिर क्यों? देखिए, हमारे जाति में माननीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी हुए, जो एक प्रखर राजनेता और समाज के में एक अच्छी स्थान रखने वाले हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से चुनौती दी सभी जातियों को, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो अन्य अनुसूचित जाति हो या अन्य वर्ग हो, एक स्पष्ट चुनौती दी और उन्होंने अपना एक वर्चस्व खड़ा किया, जिसको राजनीतिक वर्चस्व बनाया। तो जब लोगों ने देखा कि अरे इस पर जाति पर यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कल कोई हमारा भी अधिकार छीन ले, तो ये तय है कि इनको निश्चित है कि इनको वंचित किया गया है, इनको टिकट कम दिया गया है, इनको अधिक स्थान पाने से रोका गया है और भरसक प्रयास किया गया है कि किस तरह जाति दबी रहे ताकि हम लोग के ये में कोई बाधा नहीं होने पाए। जैसे बिहार में जो खासकर नीतीश कुमार की जब से सरकार आई है, तब से ऐसा लगता है कि दुसाध जाति ही उपेक्षित है। बस एक कारण है, श्री रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, उनका जो नेतृत्व करने की जो क्षमता थी वो लग रहा था कि चैलेंजिंग होगी और ये आज न कल हो सकता है कि हमारे ये सत्ता में भागीदार बने या हमको लोगों को आगे बढ़ने से एक रोड़ा उत्पन्न करे। तो यह सब मात्र नीतीश कुमार जी के यहाँ नहीं, उनके पहले से भी भोला पासवान शास्त्री जी के बाद कहाँ कोई नेता हुआ हमारा ये जो पॉलिटिकली आगे बढ़ सका। तो रोकने का चाहे कोई पार्टी हो, हर पार्टी ने यह प्रयास किया है कि इनको आगे बढ़ने से रोका जाए। जी, अगर बात किसी अनुसूचित जाति की सीट पर है कि उसमें कोई अनुसूचित जाति ही लोग बैठेगा और वही आरक्षित है, तो उसमें दुसाध को नहीं चुना जाता है, क्यों? ऐसा नहीं है, दुसाध के पास जिसके पास योग्यता रहेगा वो चुना कर जाएगा। नहीं, उसको लोग पसंद नहीं करते। लोगों को पसंद करना ना पसंद करना वो दूसरी बात है, लेकिन यदि क्षमता है आप में, योग्यता है आप में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। योग्यता अलग चीज है सर, रोकना अलग चीज है। बिल्कुल सही बात है। रोकने देखिए कि एक सीट है, उसमें अनुसूचित जाति की कई कास्ट है, तो आप लोग को कम प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि आप लोग किसी के अंडर में रहते नहीं है, उसकी बात नहीं मानते, इस वजह से भी कहीं आप लोग पिछड़ रहे हैं। आप लोग बात क्यों नहीं मानते? बस दूसरे जाति को डर है हमारी जाति से कि कल के हमारा जगह नहीं छीन ले, इसलिए प्रयास किया जाता है। लेकिन बाबा साहब ने यह भी एक बात कहा था कि यदि आप सक्षम होगे, यदि आप शिक्षित होगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। एक पत्थर जो दीवार में लगने के लायक है वो बहुत दिन तक रोड पर पड़ा हुआ नहीं रह सकता है, आज न कल वो अपना स्थान हासिल करेगा ही। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और मनोयोग से अपने समाज के लोगों को यह संदेश स्पष्ट रूप से जानी चाहिए कि भाई मेहनत कीजिए, शिक्षित होइए और अपने अधिकार के लिए प्रति सजग रहिए और जहाँ भी आपको मौका मिले मौका का फायदा उठाइए, आलस्य छोड़िए, तो आप निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। कहा जाता है कि दुसाध जाति में कई राजा, कई वीर, कई योद्धा हुए हैं, लेकिन उनका सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिस वजह से उनके बारे में दुसाध जाति के जो समाज है बहुत कम जानकारी रखते हैं, या जानकारी भी रखते हैं तो सही जानकारी नहीं रख पाते हैं। कुछ ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में बताइए जो दुसाध जाति से संबंधित है और जिनको बारे में जान के दुसाध गौरवान्वित महसूस करे।
देखिए, हमारा संगठन अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद इस पर विगत 2 वर्षों से काफ़ी मेहनत से काम कर रहा है और एक स्मारिका और एक पुस्तक प्रकाशित शीघ्र की जाएगी हमारे संगठन की ओर से, जिसमें हमारे जाति के जो पूर्व से जो वैदिक काल से अब तक जो महापुरुष आए हैं उनकी जीवनी, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका प्रभाव सबके बारे में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा, जो समाज के बीच में उपलब्ध होगा। इस बीच में मैं यह कहना चाहूँगा कि हतोत्साहित होने की स्थिति नहीं है। हम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम सभी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और सभी चीज़ के जवाब दे सकते हैं और हमारे समाज को आगे बढ़ने से ज़्यादा दिन तक अब दबाया या रोका नहीं जा सकता है। सर एक बात और सर, दुसाध जाति का जो सबसे कॉम्पिटिटर है वो कौन लोग हैं? दुसाध जाति कंपटीटर तो सब हैं। हमारा तो कंपटीशन मनुवाद से है ना। अच्छा। तो हमको यह नहीं सोचना हो कि अनुसूचित जाति में हमारा कंपटीटर कौन है। अनुसूचित जाति में हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। हमारा कंपटीशन केवल मनुवाद से है और वैसे वाद से है जो अम्बेडकरवाद को नहीं मानता हो, भारतीय संविधान को तरजीह देना नहीं चाहता हो या छद्म रूप से तरजीह देता हो और अंदर अंदर ही उसके मन में दूसरी भावना आती हो। तो हमारा जो संघर्ष है, एक तरह से आप कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष को भी इस मामले में रख सकते हैं कि उनके जो ये थे, जो हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो संघर्ष था, वही संघर्ष अभी हमारा है। राजनीतिक रूप हो, आर्थिक रूप हो, सामाजिक रूप हो, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसमें विरोध आएगा ही, विरोध से घबराना नहीं, आगे बढ़ते चलना है। जो सामने आएगा उसका समाधान निकलेगा। जैसे देखिए, राजनीतिक रूप से अगर दुसाध जाति किस जाति के साथ कॉम्बिनेशन कर ले तो राजनीतिक रूप से एक अनुसूचित जाति में मजबूत सूत्र बन सकता, मजबूत राजनीतिक पार्टी बन सकती है। देखिए, बिहार राज्य की जो जातीय जनगणना हुई, इसमें तो बात स्पष्ट होकर आ गई कि सर्वाधिक आबादी वाली जाति जो है यादव है, जिसकी आबादी लगभग 14% है। सेकंड आबादी हमारा दुसाध जाति है, जिसका 5.31% है। और थर्ड आबादी जो है वो रविदास लोगों का है, जिसका 5.25% है। तो दुसाध और रविदास दोनों जो है सो अनुसूचित जाति में है। तो अनुसूचित जाति में यदि दोनों जाति जुट जाते हैं 5-10%, तो एक राजनीतिक अपना जो रिप्रेजेंटेशन का है उसके लिए बेहतर हो सकता है। बहन मायावती जी भी इस संबंध में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और एकजुट होने का भरसक प्रयास कर रही हैं। रावण जी भी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का भी प्रयास बहुत अच्छा रहा है। चिराग पासवान जी भी इस क्षेत्र में बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो यदि दुसाध और चमार दोनों जाति आपस में मिल लेते हैं तो एक सक्षम और मजबूत विकल्प बनने की दिशा में बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। हमने पूरे दुसाध जाति के बारे में अरविंद जी से बात की, क्योंकि इन्होंने ऐसा संगठन बनाया है जिससे दुसाध जाति का उत्थान हो, विकास हो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगे और दुसाध जाति का कैसे उत्थान होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई राय होगा तो वो भी लिखिएगा, क्योंकि आपके राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप जैसा सोचते हैं ज़रूर लिखें। जय भीम, धन्यवाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।